हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू योग आर एस क्लासेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम राजस्थान का भूगोल पार्ट 1 में देख रहे थे कि पश्चिम और उत्तरी प्रदेश की क्या क्या भौगोलिक विशेषता है, और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल पार्ट 2, प्रमुख भू-आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, और उनमें हम बात करने वाले हैं आज अरावली पर्वतीय प्रदेश की। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान को मुख्यतः दो भूभागों में बांटता है। एक तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, एक पूर्व का गैर मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को मरुस्थलीय प्रदेश एवं गैर मरुस्थलीय प्रदेश में बांटती है, और मुख्य रूप से जो पश्चिम मरुस्थल है उसके पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। इस सीरीज में दोस्तों हम अरावली पर्वतमाला के बारे में, जो उसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और हम देखते हैं दोस्तों कि अरावली जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बन रहा है, अर एंड आवली। तो यहाँ पे अर का मतलब है पर्वत के शिखर, और आवली जो है उसका मतलब होता है एक श्रृंखला या माला। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ अरावली शब्द का निकल के आता है वो होता है दोस्तों शिखरों की माला। यानी कि अरावली पर्वतमाला जो है उसमें जो शिखर हैं वो बहुत सारे हैं, और ये एक तरह से शिखरों की माला है। दोस्तों, अरावली पर्वत का जो निर्माण का समय है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में माना जाता है। प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो था ये 570 मिलियन ईयर से 4800 मिलियन ईयर एगो माना जाता है। और प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड है इसी को दोस्तों प्रोटोरोजोइक एरा बोलते हैं। प्रोटोरोजोइक एरा हमारा 570 से 2500 मिलियन ईयर एगो जो इसका पीरियड है वो माना जाता है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भाई अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है वो आज से कितने वर्ष पहले हुआ, ये पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस पीरियड में या किस एरा में हुआ। तो जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक है दोस्तों वो एरा में होती है हमसे, कि भाई प्रोटोरोजोइक की जगह पैलियोजोइक दे देंगे, सिनोजोइक दे देंगे, मीसोजोइक दे देंगे। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा प्रोटोरोजोइक एरा होगा, और पीरियड में होगा प्री कैम्ब्रियन पीरियड। और तो इसमें दोस्तों अब हम देखते हैं कि राजस्थान का कितना परसेंट भूभाग अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो वो लगभग 9.3% क्षेत्रफल जो है राजस्थान का वो अरावली पर्वतमाला घेरती है, और राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या इन पर्वत श्रृंखलाओं के फुटहिल्स में या इन पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करती है। दोस्तों, जो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वो 930 मीटर मानी जाती है। ये तो कुछ सामान्य फैक्ट अरावली पर्वतमाला के बारे में, और यहाँ से भी कभी कभार एक दो क्वेश्चन जो है पेपर में बन जाते हैं कि एक तो निर्माण का समय, एक कौन से पीरियड में निर्माण हुआ, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कितना परसेंट जनसंख्या या कितना भूभाग जो है वो कवर किया जाता है।
अब हम देखते हैं दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश की कुछ और विशेषताएं, और उनमें जैसे सबसे पहले तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतों में आती है। यानी कि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जिसमें जो पृथ्वी की क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह क्रस्ट है और उसके नीचे का जो अपर मेंटल होता है, उनके फोल्डिंग से जो पर्वत निर्मित होते हैं। जैसे जो भी प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधि होती है और उनकी वजह से जब पृथ्वी के क्रस्ट में फोल्ड होता है, तो उस फोल्ड से जो निर्मित पर्वत होता है, उस तरीके का ये पर्वत है और विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। यानी कि आज जो अरावली हम देखते हैं वो उस अरावली का एक लेस मात्र है जो कभी निर्मित हुई थी। प्रोटोरोजोइक एरा में जो अरावली पर्वतमाला निर्मित हुई थी फोल्डिंग से, वो उसका ये आज की अरावली बहुत छोटा रूप है। घिस घिस के हवाओं के और जल के अपक्षरण से बहुत छोटा रूप उसका रह गया है। राजस्थान राज्य में दोस्तों ये कर्णवत जो है पाई जाती है। तो वो उत्तर पूर्व से जो हमारा जो हमारा अलवर जयपुर का रीजन है वहाँ से, और ये दक्षिण पश्चिम में इसका विस्तार है। तो मुख्य रूप से ये दिल्ली से शुरू होती है और गुजरात के पालनपुर तक राजस्थान से बाहर जाती है। कुल लंबाई दोस्तों इसकी 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में ये खेतड़ी से प्रवेश करती है उत्तर में, और नीचे खेड़ा ब्रह्म पर जाकर समाप्त हो जाती है उदयपुर में। तो इसकी राजस्थान में जो लंबाई है कुल, वो 550 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से कौन कौन से ज़िलों में है, तो उनमें आते हैं अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर एंड सिरोही। अब दोस्तों हम देखते कि भाई अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसके कुछ हमारे राजस्थान के लिए क्या क्या महत्व हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि इसका हमें क्या क्या महत्व है, इसके क्या क्या फ़ायदे हमें राजस्थान भूभाग को इससे हैं। तो उनमें सबसे पहला कि भाई ये राजस्थान को 2 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करती है। एक पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, एक पूर्व का गैर मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा कि भाई ये जो पश्चिम थार का मरुस्थल है उसका विस्तार पूर्व में होने से रोकती है। और निश्चित तौर पे ये बात सही है कि भाई अगर ये अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो आज की डेट में शायद अपने भरतपुर और जो धौलपुर जिला है लास्ट का पूर्व में, वहाँ तक शायद रेगिस्तान पहुँच गया होता। और नदियों का उद्गम स्थल राजस्थान की ज़्यादातर जो नदियां हैं दोस्तों, यहीं से उनका उद्गम अरावली पर्वतमाला की कंदराओं से ही होता है। चाहे वो बनास हो, बेड़च हो, लूनी नदी है, खारी नदी है, कोठारी हो, या सुकड़ी है, या साबरमती है, माही है, जो भी नदियां हैं उनका, राजस्थान की अधिकांश नदियों का जो है उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला ही है। चौथा है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में एक वाटर डिवाइड का काम करती है, यानी कि जल विभाजक के तौर पे काम करती है। कि भाई इस जैसे इसके जो दाईं तरफ की नदियां हैं या बाईं तरफ की नदियां हैं तो वो एक जगह नहीं जाती। अगर जैसे पश्चिम की तरफ की नदियां हैं तो वो अरब की खाड़ी में गिरती है, और इसके पूर्व की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इस तरह से ये जल विभाजक
का काम करती है। वाटर डिवाइड इसको कहते हैं कि भाई नदियों के गिरने की जो दिशा है वो इसकी वजह से निर्धारित होती है। तो ये एक वाटर डिवाइड हो गया। जैसे हमारे पूरे संपूर्ण भारत में देखा जाए तो जो अपना वेस्टर्न घाट जो है साउथ में, वो एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं साउथ की नदियों के लिए। वैसे ही ये राजस्थान की नदियों के लिए वाटर डिवाइड का काम करता है। अरावली पर्वतमाला दोस्तों बहुत ही सघन वन आच्छादित है एवं वन्य जीवों की शरण स्थली है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य इसी में पाए जाते हैं। बहुत सारी झीलों का भी ये स्थल है दोस्तों। झीलों का उपयोग हम पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए और टूरिज्म के लिए भी झीलों का जो है उपयोग हो रहा है। टूरिज्म जैसे उदयपुर में झीलें हैं या फिर जो मेवाड़ का जितना भी एरिया है वहाँ पर काफ़ी सारी झीलें हैं। तो उससे जो हमारा राजस्थान का टूरिज्म सेक्टर है काफ़ी ग्रोथ झीलों की वजह से ही कर रहा है और पर्यटन को बढ़ावा भी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से मिला है। जैसे आबू पर्वत पे लोग जाते हैं घूमने, तो इस तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा इससे मिला है। तो इस तरह से दोस्तों महत्व तो आपने जो है ये देख लिए 5, 6, 7 जो भी महत्व इसके अरावली पर्वतमाला के हैं। लेकिन इनको याद कैसे रखा जाए, मतलब एक मोटे मोटे तौर पर कभी कभी मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो अगर इनकेस आप इसको याद रखना चाहते हैं कि ये सभी महत्व मोटे तौर पर याद रहें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2D 3W FFT, यानी कि डिवीज़न एंड डेजर्ट। 2D से यानी कि जो है अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 डिवीज़न में बांटती है और डेजर्ट का प्रसार रोकती है। 3W, W मीन्स वाटर, वाटर का सोर्स हो गया, वाटर का डिवाइड हो गई और वाटर का लेक हो गई। तो वाटर का सोर्स होगी नदियाँ, वाटर का डिवाइड हो गया जल विभाजक और वाटर लेक हो गई जो अरावली पर्वतमाला में पाई जाने वाली झीलें। और F2 फ्लोरा एंड फौना हो गया, जो भी वनस्पति और वन्यजीव पाए जाते हैं या वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हो गए। T हो गया टूरिज्म। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब महत्व तो हमने देख लिए जो भी महत्व अरावली पर्वतमाला के राजस्थान के लिए हैं, बट एक दोष भी इसका, मतलब दोष कह सकते हैं या एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, वो भी अरावली पर्वतमाला का है। और वो है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला जो है हमारा जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की पवनें भारत में प्रवेश करती है उनकी दिशाओं के समांतर ही अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। तो उससे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी राजस्थान की जो मानसून है उस पर, कि जो मानसूनी पवनें हैं वो बिना बारिश किए ही और सीधे दिल्ली की तरफ निकल जाती हैं। तो जो है एक तरह से ये समांतर होने के कारण मानसून पवनें टकराती नहीं है अरावली पर्वतमाला से और वो सीधा राजस्थान के ऊपर से निकल जाती है। तो हमारा जो पश्चिमी भाग है वो सूखा रह जाता है। अब दोस्तों अरावली पर्वतमाला को पढ़ने के लिए जो है वो 3 भागों में बांटा गया है भूगोल में। तो उनमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली इस तरीके से होता है। अब उत्तरी अरावली में यह लिखा है JDA, मतलब उत्तरी अरावली में आने वाले ये ज़िले हैं JDA मीन्स जयपुर, दौसा एंड अलवर। और मध्य अरावली में अजमेर A, और दक्षिणी अरावली में आते हैं R राजसमंद, U उदयपुर एंड S सिरोही। तो ये है दोस्तों राजस्थान का अपना
मैप, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश हो गया पूरा, और ये अपनी अरावली पर्वतमाला है। यहाँ से ये इस तरीके से फैली हुई है। यहाँ काफ़ी चौड़े भूभाग में है उत्तरी अरावली जो है ये। उसके बाद ये मध्य अरावली जो अजमेर और में जिसका विस्तार है, तो ये यहाँ पे बहुत सिकुड़ जाती है। और फिर साउथ में जो दक्षिण अरावली है वो उदयपुर और सिरोही के पास फिर से काफ़ी सघन हो जाती है, एक तो फैल जाती है थोड़ा, और काफ़ी ऊंची भी हो जाती है। मतलब तो जो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो दक्षिण अरावली में ही पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिण अरावली प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। और दक्षिण अरावली प्रदेश को हमने बताया था आपको कि इसमें ज़िले जो आते हैं वो है रुस, आर राजसमंद, यू उदयपुर एंड एस सिरोही। तो यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी पर्वत चोटियाँ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई इनके कौन कौन सी पठार वगैरह भी यहाँ पे हैं। और ये दोस्तों राजस्थान का मानचित्र है। इसमें ये उत्तरी पर्वत जो अरावली है उसके श्रृंखलाएँ शो की गई हैं। यहाँ पे मध्य अरावली बहुत सिकुड़ जाती है, जो है दक्षिण अरावली में सघनता और उच्चता दोनों ही बढ़ जाती है। तो जो दक्षिण अरावली है ये पूर्णतः एक पर्वतीय प्रदेश है और सघन एवं उच्चता लिए हुए प्रदेश है। तो दक्षिण अरावली प्रदेश में हम देखते हैं कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिरोही जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की है। संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी ये मानी गई है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और इसके बाद गुरु शिखर के बाद शेर, जिसकी ऊंचाई 1597 सेंटीमीटर है, मीटर है। और भी इसके जो उच्च शिखर हैं वो दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू पर्वत, ऋषिकेश, आबू पर्वत और उड़िया का पठार, ये सब सिरोही जिले में जो है स्थित है। उसके बाद दोस्तों उदयपुर जिले में जो उच्च चोटियाँ अरावली पर्वतमाला की स्थित हैं उनमें है जरगा एंड कमलनाथ एंड सज्जनगढ़, लीलागढ़ एंड नागपानी। और राजसमंद में दोस्तों कुंभलगढ़ जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजसमंद जिले में। और इसके बाद हम देखते हैं तो ये मैप आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पे जो है आपको शो किया गया है। ये कुंभलगढ़ है, ये राजसमंद जिले में पड़ता है, ये उदयपुर है, और ये यहाँ पे माउंट आबू है। माउंट आबू जो है इसी जो माउंट आबू वाला पर्वत है यहीं पे गुरु शिखर की चोटी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। यहाँ पे आप और भी जैसे देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं ये जो है लोनी नदी यहाँ से बालोतरा से होते हुए लोनी नदी जो है जा रही है, और ये जालौर के उत्तर में होते हुए जवाई नदी जो लोनी नदी की सहायक नदी है, ये यहाँ से जवाई नदी दिखाई गई है। और ये जो है आपका माउंट आबू है। माउंट आबू के ये जो है पूर्व में ये बनास नदी जो है दिखाई गई है दोस्तों। इस तरह से इसमें आप और भी बहुत सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। तो ये ब्यावर है, ये अजमेर है, और यहाँ से जो है अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई बढ़ना शुरू हो जाती है ब्यावर से आगे देवगढ़ से, और कुंभलगढ़, उसके बाद गोगुंदा, उदयपुर, झाडोल, ऋषभदेव है यहाँ पे। तो ये सब दोस्तों आप देख सकते हैं मैप से। ये है आपका आबू पर्वत का जो है बहुत नज़दीक से व्यू।
और इसमें आप देख रहे हैं ये गुरु शिखर चोटी है, और ये दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं माउंट आबू पर वो दिखाए गए हैं दोस्तों। ये माउंट आबू है, और ये बनास नदी इसके पूर्व से होके बनास नदी जा रही है। इसके पश्चिम में इधर जो है पश्चिम बनास नदी यहाँ से गुजरती है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये देख रहे हैं माउंट आबू का ऊपर से व्यू। अब हम बात करते हैं भोराट का पठार। तो भोराट का पठार दोस्तों दक्षिण अरावली, जो हमारी दक्षिण अरावली प्रदेश है उसमें उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसे दोस्तों भोराट का पठार कहते हैं। अभी आपने जो मैप देखा था उसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कुंभलगढ़ है और ये गोगुंदा है, और इनके जो मध्य में ये पठार है दोस्तों, ये नाथ द्वारा तक, ये भोराट का पठार है यहाँ पे इस तरह से। और एक है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर के दक्षिण पूर्व में नीचे झामर कोटरा की खाने हैं। झामर कोटरा जो रॉक फास्फेट की खाने हैं, उनके भी जो है दक्षिण पूर्व में जयसमंद झील है, और जयसमंद झील के एकदम पूर्व में लसाड़िया का पठार है, जो कि जयसमंद झील और सीता माता अभ्यारण्य इन दोनों के बीच में लसाड़िया का पठार ये पड़ता है। इसको हम मैप में देख लेते हैं दोस्तों एक बार। तो ये अपना मैप है, ये सीता माता रिजर्व है, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में पड़ता है। ज़्यादा भाग इसका प्रतापगढ़ में पड़ता है। और ये आपका उदयपुर है, उदयपुर के ये दक्षिण पूर्व में हो गया आपका झामर कोटरा की खाने। ये जो आप देख रहे हैं ये झामर कोटरा की खाने हैं, जहाँ पे ये खुदाई स्पष्ट दिखाई दे रही है। और इसके दक्षिण पूर्व में ये जयसमंद झील है दोस्तों, और जयसमंद झील के एकदम अगर आप पूर्व में जाओगे तो ये लसाड़िया का पठार है, और लसाड़िया के पठार के पूर्व में सीता माता अभ्यारण्य है। तो सीता माता अभ्यारण्य और जयसमंद झील के बीच में लसाड़िया का पठार है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं गिरवा की पहाड़ियाँ। उदयपुर को जो पहाड़ियाँ घेरे हुए हैं दोस्तों, वो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे हम मैप में देखते हैं, ये आपका उदयपुर है, और ये जो आप ग्रीन करके जो ये कवर है, ये चारों तरफ उदयपुर के ये देख रहे हैं, ये दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, और ये उदयपुर को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इन्हीं को गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इनको हम थोड़ा क्लियर भी देख सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कुछ अन्य पहाड़ियाँ, जैसे सायरा की पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी है, काटड़ा की पहाड़ी है, ऋषभदेव की पहाड़ी है। ये सब उदयपुर में जो है पाई जाती है, स्थित हैं। और ऋषभदेव तो आपने यहाँ से देखा दोस्तों, ये जो है आप उदयपुर है, यहाँ पे उदयपुर है, और उदयपुर के दक्षिण में एकदम दक्षिण में ये ऋषभदेव की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे ऋषभदेव की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। और आबू सिरोही श्रेणी के बारे में हम बात करते हैं। तो आबू सिरोही श्रेणियाँ जो हैं उनमें जसवंतपुरा पर्वत क्षेत्र एवं डोरा पर्वत इनमें स्थित है दोस्तों। जसवंतपुरा पर्वत क्षेत्र और डोरा पर्वत जो है आबू सिरोही पर्वत श्रेणियों में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं आबू सिरोही का क्षेत्र, ये आबू सिरोही का क्षेत्र है। यहाँ पे आबू सिरोही का क्षेत्र है दोस्तों। और आबू सिरोही के जो क्षेत्र है उसके पश्चिम में ये आप कुछ पहाड़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डार्क कलर है यहाँ पे, और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये जसवंतपुरा का क्षेत्र है, और इन्हीं में है ये डोरा का पर्वत।
तो जसवंतपुरा का पर्वत और डोरा का पर्वत जो है वो सिरोही जिले में माउंट आबू जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके पश्चिम में पाया जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं सिवाना पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो सिवाना की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो गोलाकार रूप में हैं और 56 की पहाड़ियाँ भी इनको कहा जाता है दोस्तों, और नाकोड़ा पर्वत इनमें है। तो 56 की पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है। एक है दोस्तों 56 का मैदान। तो 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियाँ, आप इसको कंफ्यूज मत करना। 56 का मैदान आपका जो है वो एकदम दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा ज़िले में जो है आपका 56 का मैदान आपको पड़ता है। और उसके बारे में हम बात करेंगे जब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जो मैदानी प्रदेश है उसकी जब बात करेंगे तो 56 का मैदान वहाँ पे आएगा। यहाँ हम बात करें दोस्तों 56 की पहाड़ियों की। तो 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत ये जो है ये सिवाना पर्वत श्रेणियों में शामिल हैं, सिवाना पर्वत श्रेणियों में आती हैं और ये जो है बाड़मेर जो जिला है उसके अंदर पड़ती हैं। ये दोस्तों सिवाना की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये देखिए ये गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एकदम से गोला तो नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से गोलाकार पहाड़ियाँ हैं सिवाना की। और इन सिवाना की पहाड़ियों में ही जो है 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत जो है आपका ये दोस्तों नाकोड़ा पर्वत इन सिवाना की पहाड़ियों में शामिल है। इसके ऊपर से दोस्तों ये उत्तर दिशा से बालोतरा से होती हुई लूनी नदी आपको ये दिख रही है। लूनी नदी यहाँ से बहती जा रही है। और ये आप देख रहे हैं सिवाना दुर्ग का जो ये सिवाना दुर्ग का और ये जो सिवाना के पहाड़ हैं उनका ये नज़दीक से रास्ता दोस्तों। ये देखिए अब कितनी दुर्गम ये पहाड़ियाँ लग रही हैं कि अगर यहाँ से साइड से कोई इन पर ऊपर चढ़ाई करना चाहे तो मतलब कितना असंभव शायद इस पर होगा। तो इसी तरह से जो है ये दुर्ग और हमारे किले बनाए जाते थे ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर, ताकि जो शत्रु सेना इनको भेद ना कर पाए। और दोस्तों सिवाना का किला काफ़ी जो है फेमस है क्योंकि मुग़ल जो सम्राट थे अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों ने ही इसको जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करी थी और उनको काफ़ी पसीना बहाना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी को तो इसको जीतने के लिए काफ़ी पसीना बहाना पड़ा था दोस्तों। तो सिवाना का किला ये आप देख रहे हैं, सिवाना की दुर्गम पहाड़ियों ये गोलाकार पहाड़ियों पर जो है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जवाई नदी घाटी के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी। तो जवाई नदी घाटी जो है ये जालौर ज़िले में पड़ती है। जवाई नदी जो मुख्य रूप से निकल के जाती है वो जालौर ज़िले से निकल के जाती है। और यहाँ पे दोस्तों रोजा भाकर, इसराना भाकर और झारोला की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों ये आपका जालौर, ये आपका जालौर और ये जालौर शहर से दक्षिण में होते हुए ये आपकी जवाई नदी या ये आपकी जो है जवाई नदी गुजर रही है। और जवाई नदी के दक्षिण में ये दोस्तों जवाई नदी के दक्षिण में इसराना भाकर, रोजा भाकर एवं ये झारोल की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये जवाई नदी के जो दक्षिण में आपको दिखाई दे रही हैं ये इसराना भाकर, रोजा भाकर एवं झारोल की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से दोस्तों अरावली पर्वतीय क्षेत्र का जो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो कंप्लीट होता है।
और अगर वीडियो आपको पसंद अच्छी लगी है और पसंद आई है तो लाइक कर दें प्लीज़, एंड जो है दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम अगले सीरीज में लाने वाले हैं अरावली पर्वत क्षेत्र के मध्य जो अरावली है और उत्तर अरावली पर्वतीय प्रदेश, और काफ़ी अच्छे से उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं एक एक पॉइंट। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।